लोग इस पे काम तो बहुत वर्षों से कर रहे हैं। अर्ली 80s में ही हम लोगों ने इस पे काम शुरू कर दिया था और 93-94 में इसको अलग शेप दिया। 2005 में तो इसको हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ मूवमेंट योग विद्या जागृति अभियान शिलांग से लॉन्च किया। ये लेकिन अब आज इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है क्योंकि कोरोना में त्राही त्राही चारों तरफ हो गई पूरे विश्व में। दिखने में तो दिख रहे हैं कि बड़े अस्पताल हमको बचा रहे हैं और डॉक्टर्स बचा रहे हैं, लेकिन जो जमीन पे जो गुणीजन काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव तक तो गुणीजन ही पहुंचते हैं, उनके काम को सराहा जाना। और गुणीजन का तात्पर्य आपका जो आयुर्वेद वगैरह की नॉलेज रखते हैं ऐसे लोगों से। देखिए, गुणीजन बड़ा एक विस्तृत वो है और इसको समझने की जरूरत है कि हर गांव में पहले एक तो गुणीजन होते थे, खास करके एक आध परिवार जरूर होता था जी। वो पूरा ट्रेडिशनल होता था, या तो गुरु शिष्य परंपरा पे आता था या फिर वो दादा लाइन, दादा से पोते पे आया, बच्चे में आया, इस तरह से होता था। उनको आसपास औषधियों का ज्ञान होता था, अपनी प्रकृति का ज्ञान होता था, मौसम का ज्ञान होता था। वो खाली इसी से नहीं, आध्यात्मिक लेवल पे भी वो लोग जो है ट्रीटमेंट करते। कई बार बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं मानसिक लेवल की हो जाती है। जो समय कोरोना काल में आपको तो बहुत, क्योंकि आप तो इस पर पूरा काम कर रहे हैं, तो कोरोना काल में कई लोग तो टीवी देख करके बीमार हो गए। जरा सा फीवर आ रहा है क्योंकि हर मिनट में उनके 4 बच्चे हैं, जैसे इनके 2 हैं, तो एक बच्चे ने थोड़ी देर में थर्मोमीटर लगाया, फिर अगले ने थोड़ी देर में लगाया। अच्छा, हर संस्थान में वो लेके खड़ा रहता है 97, 98, 93 क्या लेके भाई वो थर्मामीटर जो है लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। लोग डर गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, थर्मामीटर में तो वैद्य से चर्चा करेंगे कि भाई आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो टेम्परेचर है, ये तो परिस्थिति में भी बढ़ चढ़ सकता है। तो वैद्य जो है या जो गुणीजन है वो इसको पहले तलाशता है कि भैया क्यों है। भागता हुआ आदमी हाफ करके आया है, धूप में आ गया, धूप में आया, माथा चकरा रहा है, काफी बड़ा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। डायग्नोस्टिक में वाले ने तो सब नाप तोड़ कर लिया कि भैया इसको भेजो, ये तो आईसीयू का कैंडिडेट हो गया क्योंकि इसका इतना बीपी बढ़ गया। गुड़ियन कहता थोड़ी देर पी ले, बैठ जा भैया, अच्छा ठीक है, थोड़ा गुड़ और पानी दे दो, ठीक है। उसके बाद वो कहते अच्छा भाई सुनो, ऐसा बगल में से पुदीना है, थोड़ा वो 3-4 चीजें मिला के लाओ, उसको कूट के दो, थोड़ा लो भी लो, तब तक सब चीजें नॉर्मल हो गई, वो खत्म हो गया। लेकिन इधर जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, इसने उसको एनालाइज कर करके पागल कर दिया। जैसे अब फिगर हमको रोज मिलता है, आज 2 बढ़ गए, 4 बढ़ गए, 5 बढ़ गए। अगर दिन भर जो लोग टीवी देखते हैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए। तो ये हमने जो इसको इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ मूवमेंट योग विद्या जागृति अभियान 2005 में डोनर मंत्रालय के साथ शिलांग में लॉन्च किया। उसका पर्पज ही ये था कि जो हमारे ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, उनको आप गुरुजन कहते हैं, हम इनको ट्रेडिशनल, क्योंकि जो पारंपरिक परंपरा जो हीलर्स थे, उनको इसमें हम कैसे सम्मानित करें, आगे लाएं, और प्लस उसके ऊपर काम कैसे करें। क्योंकि रिसर्च हो गया, पेटेंट हमारा, आपसे दवा पेटेंट करा के कोई और ले जाए। जैसे भारत की हल्दी पेटेंट हो गई, तुलसी पेटेंट हो गई, बड़े बड़े, तुलसी ड्रॉप होता है, तुलसी कोई घर में नहीं लगा रहा है, तुलसी ड्रॉप आप महंगी खरीद करके डोज में डाल रहे हैं, पता नहीं क्या पड़ा है उसमें, मुझे मालूम नहीं, ठीक है। लेकिन आप अपने घर में आंगन में तुलसी ना लगा करके ये काम कर रहे हैं। तो अब हम वैद्य से चर्चा करेंगे कि वैद्य ये जो अंतरराष्ट्रीय गुणीजन खोज अभियान है, इसके ऊपर एक तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, और आपने क्या क्या काम किया, क्योंकि आप 1932 की आपकी संस्था है जिसमें ऐसी वॉल्यूम में पुस्तकें भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इन सब चीजों में, क्योंकि इसमें सब चीजें, और आप 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप इस पर प्रकाश डालें और क्या इसका अभियान करें। नमस्कार, मैं सबसे पहले आदरणीय विजय तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं कि आज ये अवसर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय गुरुजन महासंघ, जैसा कि अभी आपने बताया, कि पहले से ही एक इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ मूवमेंट के अंतर्गत असरकारी किंतु असरकारी विश्व गुरु
एक योजना अपने 2005 में शुरू करी और प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपने ये जो गुणीजन महासंघ की बात, एक विचार मेरे मन में आया और मैंने कहा, उसको आपने आगे बढ़ाने की मन में सोची। उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे भारत जैसे देश के अंदर ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उसी से ही ये पहले भी विश्व गुरु था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। समय समय पर बहुत सारी तकलीफें आती रहती है। प्रकृति भी अपना संतुलन बराबर करती है। उसमें आधुनिक विज्ञान का सहयोग तो है ही है, लेकिन निश्चित रूप से पूर्व हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, महर्षि, ऋषि, उनका योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता। आधुनिक संसाधन बहुत जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहाँ हम जैसे गुणीजन और जो जैसा भी आपने भी बताया, और दादा लाई है, परंपरागत शिष्य हैं, और कुदरत ने जो उनको गुण दिए हैं उसका वो सदुपयोग करते हुए समाज की सेवा करते हैं। और इस तरह की महामारी में या कैसे भी प्रकोप में सरकार की मदद करते हैं, प्रशासन की मदद करते हैं, जीवन को बचाते हैं, अपना जीवन संकट में डालते हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा होता है भाई हमें तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, तो हम दूसरों को बचाएं। जिसको पहले से ही अगर ये डर हो कि इससे मैं बीमार हो जाऊंगा या मैं तकलीफ हो जाऊंगा, तो कभी भी दूसरे की सेवा नहीं करता। तो सबसे पहले गुणीजन का गुण ये होता है कि उसको अपने अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास होता है, क्योंकि उसके अंदर प्राकृतिक रूप से कुदरत ने ही अनएकेडमिक, कहीं वो स्कूल नहीं गया, कहीं उसने उस विद्या का ज्ञान नहीं लिया, उसको प्रकृति से मिली, उसके दादा दादा से मिली, गांव वालों से मिली, जीव जंतुओं से मिली, हर चीज सिखाती, लेकिन उसने उसका समाज के लिए, जनहित के लिए सदुपयोग किया। तो हम उनको गुणीजन कहते हैं जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से गुण हो और वो उनका सदुपयोग करके हम सबका भला करना चाहता हो। ऐसी मनोवृत्ति के साथ जब वो हमारे सामने आता है तो हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम उनकी प्रतिभाओं को आगे लाएं। तो बहुत खुशी की बात है कि आज आपका ये विश्व गुरु बनाने का जो सपना है वो हमारे गुणजनों के माध्यम से बहुत आगे बढ़े। गुणीजन ही इसको आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से हम आधुनिक साधनों का उपयोग करेंगे और कर ही रहे हैं। मेरा अगला सवाल विजय तिवारी जी के साथ है, क्योंकि इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष होने के नाते हम आपसे ये सवाल करेंगे कि वैद्य जी जो बता रहे हैं कि गुणीजनों को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो दादा लाई मतलब पद्धतियां हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही अलग टाइप का अंकुश कहते हैं, जिसको उसका समावेश हो गया है। उनको डिग्रीधारी होना चाहिए, शिक्षी होनी चाहिए, उसका बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी चीजें लुप्त होती जा रही। आप कीजिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में आया तो मैंने कहा कि भाई आप बात करें। दरअसल क्या है, हमारे समाज में समय समय पे नाटककारों का बड़ा उदय हो जाता है, और नाटककार क्योंकि वो देख करके मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग कर देते हैं, तो लोग नाटक, जैसे पहले हम देखते हैं हर चीज हमारी बड़ी सिस्टमैटिक मंदिरों में होती है, बाद में मंदिरों में व्यापारी घुसते हैं, उन्होंने देखा है तो चढ़ा देता है। अच्छा, जो मंदिर के लोग थे जो पहले, उनमें भी थोड़े से अवगुण अपने आप आ गए, क्योंकि जब अपन चीज साफ नहीं करेंगे तो कोई आकर के उसको दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाने वाले ने उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा। तो जब तक वो सेवा भाव में रहा गुणीजन के पास, तब तक तो ठीक रहा, तब तक फिर भी चलता रहा।
लेकिन उसने कहा ये वैदिक तो कुछ करते ही नहीं है, भाई इसको ले लिया, बड़ा आसान काम है, कुछ दिन साल 6 महीने वैदिक के बाद में, वैदिक को क्या मालूम है, सब तो हम ही गुणी जाते हैं। और उसको वो क्योंकि अच्छा खासा नाटककार है तो उसने वो कर लिया। जैसे कि वैद्य जी आपसे उसमें औषधि का तोड़ने का समय कि हमारा इसके साथ नक्षत्रों के साथ और ज्योतिष का बड़ा जुड़ा। अब मास प्रोडक्शन में, क्योंकि मैं एक चीज से बात करता हूँ, आंवला तोड़ना, आंवला किस समय तोड़ा जाए, और जो बाकी समय तोड़ दिया गया उसमें तो वो उड़ाएंगे नहीं, ठीक है, वो उतना लाभ करेगा नहीं। प्रोडक्शन जैसे अभी भी कुछ लोग कहते हैं सर जितनी घी बन रहा है उतना आपके पास है नहीं हिंदुस्तान में, जितना शहद बन रहा है कहाँ से बन रहा है, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है गुणीजनों के ऊपर। जबकि गुणीजन हमारे परदादा एक वैद्य जी, आपके परदादा, हाँ जी, हमारे बाबा के चाचा, तो हमारा एक खानदान छत्तीसगढ़ में जाकर के, मध्य प्रदेश बिलासपुर में जाकर बस गया, वहाँ पे काफी सारा था। वो जब भी आते थे तो वो अपना आसपास से कुछ औषधि लिया, ये लिया, अपना कूटा पीसी करते रहते थे। हमें बहुत छोटी सी स्मृति है, तो गुणीजन को आसपास पता होता है कहाँ क्या है। और उसके बाद फिर मुझे हमारे एक उस्ताद रहे, मुस्लिम रहे, वो भी इसका आमा हल्दी के, जब हम लोग तो आमा हल्दी पीस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग लगाते रहते थे। फिर मैं जब मुझे 93-94 में मुझे मध्य प्रदेश आश्रम में 5 वर्ष रहने का, उस समय जो है इन चीजों को अपनी परिपक्वता के साथ में देखा। जैसा वहाँ पे एलोवेरा लगा है, उसका क्या होगा अपने पता ही नहीं, कटीला वाला जो है एक पौधा है, किसी काम का भी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको सब हम पराठे में भी डाल रहे हैं, उसका हलवा भी बन रहा है, और उसका, ठीक है। फिर वहाँ पे गुड़हल बहुत लगता था, तो गुड़हल के फूल का रस करके वो ट्रीटमेंट करते रहते थे। फिर उन्होंने बड़ी सारी जो आसपास लगी होती थी वो जंगलों से भी खुजवाते थे, तो औषधियां आ रही थी। ये गुणीजनों का जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको पता है इस समय पे आ रही है, इस समय पे निकालना, इस समय पे इकट्ठा करा लो। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, और जो मास प्रोडक्शन है वो कैसे नुकसान करता है, क्योंकि इसीलिए आयुर्वेद का और ये वो भी होता है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। सौभाग्य है कि आप भी एक गांव से बिलोंग करते हैं, और बड़ी पवित्र स्थली है, भगवान राम की स्थली है। सौभाग्य से मैं भी ये कहूँगा कि मैं राजस्थान अजमेर और एक ऐसे गांव से हूँ जो कि आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है, और ये हमारी बहुत पुरानी संस्था कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट, कालेड़ा, अजमेर, राजस्थान। तो मेरा जन्म स्थान भी कालेड़ा ही है, और 1932 में आदरणीय स्वामी जी महाराज श्री कृष्णानंद जी महाराज ने इस संस्था की स्थापना की। हमारे कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट के संस्थापक बने, और उस गांव में होने के नाते हमारे दादा, परदादा और गांव के बहुत लोगों ने उनका सहयोग करके आयुर्वेद के क्षेत्र को 1930-32 के अंदर आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। उसमें हमारे मुख्य जो आश्रयदाता रहे, आदरणीय उस समय के पूजनीय, जिनको हम दाता गुरु भी कहते थे, आदरणीय ठाकुर साहब नाकू सिंह जी, जो उस समय के स्तंभरारदार थे, और हमारे दादाजी आदरणीय गोकुल चंद जी महाजन जिनको बोलते थे, वो कामदार थे। तो उस समय स्वामी जी का और इन सबका सहयोग किया, और स्वामी जी ने अपने उस जमाने में अपने ज्ञान का, अपने विवेक का सदुपयोग करते हुए, अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए, मैं तो ये कहूँगा कि अपने इस नश्वर शरीर और जीवन का उपयोग करते हुए बहुत सारी औषधियों को कालेड़ा कृष्ण गोपाल में रहते हुए उन्होंने उसको सिद्ध किया। और पुराने ऋषि महर्षि आचार्य महर्षि चरक
भगवान धन्वंतरी, और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं, उनके ग्रंथ, चरक संहिता है, मानभंड है, बहुत सारे औषधि ग्रंथ हैं। उनमें से उन प्रयोगों को सिद्ध करके उन्होंने ये किताब लिखी, रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह। इसमें उन्होंने लिखा कि इन औषधियों को मैंने सिद्ध कर लिया है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ कि आगे के जीवन काल के अंदर ये काम आए। इसके 2 खंड उन्होंने लिखे, और तीसरे खंड की बात आई तो उनका शरीर नहीं रहा। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं तो पूरे संसार को वसुदेव कुटुंबकम उनकी भावना थी, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर नहीं कहूंगा कि कालेडा के ही लाभार्थी हुए हैं। पूरा भारत, पूरा विश्व आज इस संस्था से आयुर्वेद की दृष्टि से लाभान्वित हो रहा है, और लगभग 400 औषधियां, शास्त्रीय औषधियां, उन्हीं शास्त्रों के मुताबिक हम लोग अभी निर्माण करते हैं। इसमें दिल्ली और एनसीआर का काम मैं देख रहा हूँ। पिछले लगभग 25-30 सालों से कृष्ण गोपाल कालेड़ा धर्मार्थ ट्रस्ट की औषधियों का वितरण और चिकित्सा मैं स्वयं इससे करता आ रहा हूँ, और लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। बाकी जैसा आपने कहा कि आजकल सब कमर्शियलाइजेशन हो गया है, तो जहां मास प्रोडक्शन होगी, इसको अपन वैसे समझे कि जहां क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी बनेगी। जहां क्वांटिटी होगी वहां क्वालिटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल। तो हम लोगों का यही रहा कि हमने गुणवत्ता पे ध्यान दिया। जैसे एक छोटा सा लेते अपन च्यवनप्राश। अभी कोरोना महामारी के अंदर आयुष विभाग ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी, और आज के महर्षि कहूंगा मैं तो, आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, इस युग के आचार्य हैं, महर्षि हैं। हमने पुराने ऋषि मुनियों को नहीं देखा। पूरा विश्व उस चीज को बना नहीं पा रहा, और उन्होंने बहुत लोग काम कर इतना बड़ा लोहा लिया, काफी लोग काम हमने अपने पुराने ऋषि मुनियों को नहीं देखा, लेकिन इन्होंने देखा कि बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने योग, वेद और आयुर्वेद को इतना उच्चतर स्थान दिया है। तो मैं उसी बात पे आता हूँ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से बोला कि शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। सर्दियों में अपन च्यवनप्राश आदि चीजें खाते हैं, आंतरिक शक्ति को बढ़ाने। तो जी आपने भी तो कुछ लोगों को ठीक किया, हमारे साथ 1-2 लोग बैठे भी हुए हैं, मैं उन्हें भी दिखाऊंगी। तो ये नहीं कहिए कि भाई एक ही व्यक्ति ने इस कार्य को किया। मैंने 3 महीने पहले मैंने एक न्यूज चैनल पर और न्यूज में पढ़ा, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोला कि भाई मेरा तो आज से 25 साल पहले किसी वैद्य ने मैं इलाज किया था, और उन्होंने भी कोरोना की दवाई का उस समय काफी कोशिश की बनाने की, और काफी हद तक कुछ लोगों को ठीक भी किया। तो ऐसे लोग कार्य तो कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ, जो मास प्रोडक्शन कर देते हैं, इस पे औषधि पे तो फर्क पड़ता है? जरूर पड़ता है, क्योंकि एकदम से उसी पीरियड में, जैसे अभी आपने आंवला का जिक्र किया। अब आंवला जो है वो लगता तो शुरू से ही है, लेकिन जब परिपक्व होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मैक्सिमम जनवरी तक पूरा रस से भर जाता है। तो हमारी कालेड़ा फार्मेसी में ताजा आंवले की पिस्टी से ही हम लोग च्यवनप्राश बनाते हैं, कि जितना भी ताजा आंवला आ रहा है उसकी पिस्टी बनाई। पाउडर में जान नहीं होती, हमने कई जगह और ताजा आंवला में जो गुण होते हैं वो बाद में चूर्ण में उतना नहीं होता है। लेकिन ठीक है, हर वक्त ताजा आंवला उपलब्ध नहीं होता है तो चूर्ण का भी उपयोग होता है। लेकिन निश्चित बात है कि जहाँ मास प्रोडक्शन होती है वहां पे जब इतना आंवला धरती पे हो ही नहीं रहा है और इतनी फार्मेसियां च्यवनप्राश बना रही है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पैदा होता ही है कि आखिर इतना आंवले की जगह जितना जिस रेशियो में, जिस मात्रा में उसमें आंवला डलना चाहिए, अगर उतना आंवला धरती पे पैदा ही नहीं हुआ तो उस आंवले की जगह उसमें डाला क्या है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वाभाविक है, किसी के भी मन में बात आती है। दूसरी बात है कि
हमने जनरली देखा है कि हर खाने पीने की चीजें आजकल प्लास्टिक के डिब्बे में आ रही है, जिसके अंदर उसको रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, सोडियम बेंजोइट डाला जाता है, पॉलीप्रोपिलीन डाला जाता है, जो कि वास्तव में नुकसान करता है। लेकिन कमर्शियल कंपनियों की मजबूरी है कि इतनी बहुत बड़ी प्रोडक्शन करनी है तो वो कांच की शीशी में, क्योंकि ब्रेकेज भी होती है, वो भी होती है। कई जगह मेरी बात भी हुई और उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने धर्मार्थ ट्रस्ट चलाना है और बहुत कम मात्रा में आपने बनाना है, हमें हजारों लाखों टनों में बनाना, हम 10,000 किलो, 15,000 किलो या 20,000 किलो का टारगेट रहता है, जिसकी पिस्टी हम हरे आंवला से बना के लकड़ी के ड्रम के अंदर भर के रख लेते हैं और समय समय पर कंप्लीट च्यवनप्राश का निर्माण करके लकड़ी के ड्रमों के अंदर उसको भर के एक संधान के रूप में रख देते हैं, ताकि उसके अंदर जो एक प्राकृतिक गुण पैदा होने चाहिए, उसमें प्रक्षेपक द्रव्य डाले जाते हैं तो वो अच्छी तरह से मिल जाए। अभी भी मैं च्यवनप्राश आपको दिखाता हूँ कि ये जनवरी में बना हुआ है, देखिए इसकी प्रोडक्शन जनवरी में हुई है और मई में दिया जाता है। अक्टूबर का बना हुआ च्यवनप्राश जनवरी में दिया जाता है। अब कहाँ कमर्शियल कंपनियां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4-5 महीने इतने सारे माल को रखें? तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन मानव जीवन को बचाना है और शरीर को स्वस्थ रखना है और भी गुणीजनों को खुद जो है मार्केटिंग का स्किल भी सिखाना पड़ेगा अपने को। दरअसल आधुनिक विज्ञान के साधनों ने और इतने प्रचार प्रसार ने उनको और सब लोगों को ये अभिभूत कर दिया है, उधर डाइवर्ट कर दिया है कि भाई गुड़ खाते खाते तो आपको बहुत टाइम हो गया, अब चीनी खाओ। तो अब वो भी बेचारे क्या करें, वो गुणीजन होते हुए भी चीनी का उपयोग करते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो ये सब अब हमें इसके लिए भी देखो उन्हें समझाना पड़ेगा, और इसमें जो हमारे गांव के गुणीजन हैं वही इस बात को समझते हैं कि गुड़ को किस समय किसके साथ लेने से क्या गुण आते हैं। इसी प्रकार त्रिफला के लिए लिखा गया है कि त्रिफला को 12 ही महीने, हर महीने अलग अलग अनुपान से या ऋतु के काल से, अब लोग समझते हैं 4 ऋतु होती है, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक 6 ऋतु होती है। अच्छा, हाँ जी। दूसरा एक चीज और है ना भाई जी, अब बाल हरड़ तोड़ लिया है कि हरड़ जो है किस समय तोड़ा है, तो इसका भी तो अपन को समझना है, मालूम चला है जो है हरड़ तो तोड़ ली, हरड़ बहेड़ा आवड़ा कर लिया, कौन सा वाला डाला है ये गुणीजन ही बता सकता है। और निश्चित रूप से जहाँ से ये प्रोडक्शन आती है गाँव से, वहाँ इसका उत्पादन करने वाले गुणीजन ही हैं। बाद में आके ये कमर्शियलाइज हो जाता है। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय गुणीजन जो महासंघ खोज कर रहे हैं आप, इसमें कुछ ऐसा भी है कि आम लोगों को भी थोड़ा उसके बारे में जागृति आ सके? देखिए हमारे इसमें वैद जी बिल्कुल आएगी। थोड़ा ये जो हमारा किचन जो होता है, इसमें मसाले होते हैं जी, मसाले, तो इसका भी उपयोग जैसे किसके साथ क्या करना है, किस समय क्या करना है जी, अब तो बहुत कम लोगों को ज्ञान। लोग जंक फूड की तरफ शहरों में भाग रहे हैं, गांव में भी थोड़ा सा उन चीज़ों का उपयोग कम कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों पे भी, इस पे भी अपने को थोड़ा काम करना है कि कटहल खा लिया तो अपच ना हो जाए, उसके साथ क्या करना है, अरबी खा ली उसके साथ क्या करना है, कंद खा लिया लेकिन उसके साथ जरा सा वो, इन सब चीज़ों पे भी गुणीजनों को काम तो करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और देखिए ना, हमारे आयुर्वेद की जो शुरुआत होती है वो रसोई घर से ही होती है। अच्छा, और सबसे पहला वैद्य इसीलिए माता को कहा गया है। तो हमारी जो मातृशक्ति घरों के अंदर विराजमान है जी, और सुबह बहुत जल्दी भोर में उठ के बड़े मनोभाव से भगवान की आराधना करते हुए सात्विक भोजन तैयार करके देती हैं, साग सब्जी तैयार करके देती हैं, वो सबसे पहले आयुर्वेद का उपयोग वहीं से शुरू होता है। ये उनको पता होता है कि कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ डाली जाती है, तभी वो स्वादिष्ट बनता है। पर वहाँ पे भी आज मॉडर्न साइंस घुसने की वजह से या हम लोगों को कहीं पे भी जाने की जल्दी होने से जी, फास्ट फूड और जंक फूड घुस गया है।
पापड़ बनाने की घर में किसी को फुर्सत नहीं है, जी। फटाफट जाएंगे और कोई सा भी पापड़ खरीद के ले आएंगे। उसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि जैसे भारत है, भारत में ऑलिव ऑयल का मतलब जब उगाया ही नहीं जा रहा तो उसकी इतनी क्या कहते हैं एडवर्टाइज करके उसकी उपयोगिता बता रहे हैं, तो सरसों के तेल की उपयोगिता नहीं बता रहे हैं। जैतून का तेल लोगों ने मुझे कुछ लोगों ने बताया भी, तिवारी जी के भी जानकार लोगों ने, कि जो क्षेत्र का जिस तरीके का मौसम होता है उसी प्रकार के ही भोजन को आपके शरीर में लगना चाहिए। ऐसी भी कोई बात है क्या? मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले। बिल्कुल ये बात सत्य है जी। क्योंकि हर चीज़ एक तो ऋतु के अनुकूल होती है, स्थान के अनुकूल होती है, स्थिति के अनुकूल होती है और मौसम के अनुकूल होती है। और जिस मौसम में जो चीज़ पैदा होती है, जिस स्थान पे वो पैदा होती है, उसी के गुण उसके अंदर आते हैं। जी। सिंपल बात है, आजकल देखो नमकीन सब खाते हैं, लेकिन जहाँ बीकानेर का नाम आते के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है कि भाई बीकानेर का भुजिया बड़ा फेमस होता है। हाँ, भुजिया तो सब जगह बनता है, एक उदाहरण है जी। पापड़ है। तो इस तरह से क्या है कि पानी का फर्क होता है, बनाने की मनोभावना का फर्क होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें डालने का फर्क होता है। नहीं, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लोग सारा दिन एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और क्या कहते हैं मिलावट वाला जो तेल है, माफ़ कीजिए, तो उन सब चीज़ों को दिखाते, तो हमारी ये सब चीज़ों की थोड़ी सी अभी थोड़ा बाबा रामदेव हैं, आप हैं, इन चीज़ों की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। पर मैंने ये देखा है लोग बड़े, हम तो ऑयलिव ऑयल में खाना खाते हैं जी, मतलब अपने देश के बने हुए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो ऐसी जो मानसिकता है उस पर एक वैद्य जी का क्या कहना है? देखिए, ये मानसिकता अभी इस कोरोना काल के अंदर बहुत परिवर्तन आया है इस मानसिकता के अंदर। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है जी। लोग इस बात को समझ चुके हैं जी कि बाहर का खाना, बाहर का भोजन, बाहर का नाश्ता, बाहर का लंच, बाहर का डिनर, जी, सुबह से शाम तक सब कुछ बाहर का ही खाना है। तो एक व्यापारी तो व्यापार के तरीके से काम करेगा जी, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना है, लेकिन कहाँ एक घर में बनी हुई चीज़ में हम माने कि 80% ध्यान रहता है तो वहाँ 20% प्योरिटी मिलेगी। तो इस कोरोना काल के अंदर जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे लोगों ने 2 महीने का अपना एक कार्यकाल बिताया घरों के अंदर रहते रहते, उसके अंदर उनको ये समझ आ गई है कि वास्तव में घर का भोजन क्या होता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन माता बहनों का जिनके साथ में 2 महीने रह पाए। नहीं तो किसी को ये समय नहीं होता था कि भाई रात 10 बजे आ रहे हैं और सुबह 8 बजे फिर जा रहे हैं, उनसे बच्चे लोग पिताजी के दर्शन भी नहीं कर पाते। हाँ। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उन माता बहनों का और पत्नियों का जिन्होंने अपने पतियों को इतने समय तक झेला और इतने सात्विकता के साथ कि कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। सही बात है, अपने परिवार के लोगों की रक्षा करना बहुत बड़ी बात और है। घर के अंदर एक से एक नई चीज बन के खाना खिलाना और पूरे परिवार के साथ बैठ के भोजन करना, गायत्री मंत्र के साथ भोजन करना। अच्छा। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करवाया कि भाई कभी ये करो कभी वो करो, पूजा पाठ। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, हर धर्म के ऋषि मुनि ने अपने प्रवचनों द्वारा। बंगाल से आपका एक बच्चा देख रहा है, अमित हल्दर, बहुत बढ़िया। हम धन्यवाद करते हैं उनका जी। मैं कह रहा था कि हमारे सारे जितने भी धर्म पद्धति के ऋषि महर्षि संत महामुनि मुनि महाराज सब थे, उन्होंने प्रवचनों के द्वारा घर के अंदर सब लोगों को जोड़ के रखा। आप तो जैन परंपरा को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो बड़ा कठिन होता है कि भाई शाम के बाद खाना नहीं खाना, ये सब। ये जो अभी पूरा का पूरा कोरोना का कार्यकाल बीत रहा है, अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से जैन पद्धति के ऊपर आधारित है। अच्छा। मुंह के ऊपर ये मास्क लगाना। आपने देखा होगा कि हमारे जो श्वेतांबर मुनि होते हैं वो हमेशा मुंह के ऊपर पट्टी लगा के चलते हैं जी। तो इसका अर्थ, क्योंकि सबसे पहले मास्क के ऊपर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मास्क खरीदना जरूरी नहीं है, इतना महंगा है, अपना गमछा लगा लीजिए। कितनी बढ़िया बात है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी देखिए गमछा रखा हुआ है, कितना परंपरागत तरीके से। तो बाद में आखिर में रुमाल बांधना शुरू कर दिया।
हाँ जी। तो पहले देखो ये है कि एक दूसरा मुंह से बात करता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं, जी। तो ये पहले भी था। अच्छा। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा ये कहा है कि भाई थोड़ा सा दूरी से बात करें ताकि कोई भी संक्रमण ना फैले। हाथों को बार बार धोना क्यों बताया है कि कहीं भी जाके आए तो बाहर वाश बेसिन नहीं होता था, लेकिन एक लोटा पानी का रखा हुआ होता था और जरा सी राख और मिट्टी रखी हुई होती थी या साबुन रखी होती थी कि भाई इसे हाथ धो के फिर रसोई के अंदर जाना है। जी। पुराने समय में आपने देखा होगा कि रसोई के अंदर कभी चप्पल जूते नहीं जाते थे जी। यहाँ तक कि घरों के अंदर दहलीज बनी हुई होती थी, उस दहलीज के अंदर चप्पल जूते लेके नहीं जाते थे जी। तो कुछ परंपराएं टूट गई है। तो ये पूरा कार्यकाल जो कोरोना का है, आइसोलेशन, एकांतवास, जी। ये क्या है? ये जैन सिद्धांत है जी। और ये सनातन परंपरा है। तो इसमें क्या है कि किसी विशेष धर्म की बात नहीं है जी। क्यों, लेकिन प्राकृतिक चीजों को जब से मनुष्य ने भूलना शुरू कर दिया है या उसका उपयोग करना कम कर दिया है या कई जगह दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है जी। शाकाहार की जगह बहुत ही ज्यादा मांसाहार का उपयोग होना शुरू हो गया, तो आखिर वो जीव जंतु भी तो जीव और जगत के एक पार्ट हैं जी। तो बहुत सारी चीजों का ये सब चीजें होने की वजह से ऐसा प्रकृति ने एक अपना प्रकोप, ये महामारी कोई रोग तो एक इसको मॉडर्न साइंस ने नाम दिया है, लेकिन जिस तरह से समय समय पर चेचक हो जाता है जी। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है, उस तरह से एक अंतराल के बाद में इस तरह की तकलीफें आती हैं, जिसका निवारण हमारे बड़े बुजुर्ग गुणीजन माता बहनें करती हैं। जैसे चेचक हो जाता है, ये कुछ प्रकृति का ही प्रकोप होता है सृष्टि में या हमारे जो मनुष्य हैं या लोग हैं उसको बैलेंस खराब करते हैं प्रकृति का, तब ऐसा होता है जो आप कह रहे हो कि ऐसा अक्सर हो जाता है? देखिए हर जगह जीवाणु, कीटाणु जी और विषाणु, ये तीनों चीजें, कीटाणु, विषाणु, हाँ जी, ये होते ही हैं जी, क्योंकि कुदरत बेवजह किसी को पैदा नहीं करती है, जी, कहीं कहीं ये सब चीजें हो जाती हैं। जी। तो जो चीज जिस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है, कीटाणु ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कीटनाशक बीमारियां आ जाती हैं, जी, विषाणु बन जाते हैं तो विष रूप बीमारियां आ जाती हैं, जी, जीवाणु ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वायरस, वायरल, जी, और ये जैविक, और इस तरह का अभी ये जो हुआ है इसको क्या नाम दिया, कोविड-19 जो नाम दिया है, ये एक कीटाणु या जीवाणु की बीमारी है जी। अब बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये तो मृत जीवाणु है जी, जो किसी चीज से ये मर नहीं सकता, जी, लेकिन निश्चित रूप से हमने तो शुरू में इसको देखा कि नमक एक ऐसी चीज है घर के अंदर, हल्दी एक ऐसी चीज है कि कहीं भी चींटी चल रही हो वहाँ हल्दी डाल दीजिए, वो उसको पार नहीं करती है। हाँ जी, जी। फिटकरी का पानी डाल दीजिए, कोई भी जीव उसको पार करके नहीं आता है। तो ये जीवाणु, कीटाणु और विषाणु तीनों के नाशक है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और हमारे घरों में मौजूद है, जी। जिसका हम सदियों से उपयोग करते हुए आए, हर माता बहन जानती है, लेकिन आधुनिक बच्चे नहीं जानते थे, वो अब इसका उपयोग करना जान गए हैं जी। तो इसलिए इस कोरोना महामारी के अंदर जो मैं ये सीधा सीधा कहूँ, एक काम और बहुत बढ़िया हुआ है, पिज्जा बर्गर से भी पीछा छूटा है, पीछा छूटा है, जरूर छूटा है फास्ट फूड तो जब से ये दिल्ली का लॉकडाउन खुला है उसके बाद अभी कुछ दुकानें खुली हुई नजर आती है, नहीं तो मैंने कहीं नहीं देखी, लेकिन लोग नहीं होते वहाँ, नहीं होते हैं। हाँ। और आधुनिक बच्चों को भी ये पता लग गया है कि भाई ये खाएंगे तो बीमारी, च्यवनप्राश तो दिखा दिया, लेकिन ये 2-3 डब्बियां भी रखी हुई हैं यहाँ। ये देखिए इसी का एक दूसरा रूप है ब्रह्म रसायन, इसको अपन बोलते हैं जी। ये एक रसायन है जी। जो शरीर के अंदर हमारे 7 तत्व होते हैं, जो भी अपन भोजन करते हैं उनसे 7 तत्व बनते हैं, जब जाके हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सभी लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, लेकिन समझ नहीं आया कि इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे। तो उसके अंदर मैंने कई बार समझाया कि जो विधाएं हैं, सबसे पहले उसका जो भी अपन भोजन करते हैं या कुछ भी खाते हैं उसका रस बनता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और वीरज, ये 7 चीजें होती है। उससे आखिरी चीज बनती है ओज, वो इम्यूनिटी है जी। जब ओज आपके अंदर आ जाएगा
तो आपके ऊपर कोई भी चीज़ प्रहार नहीं कर पाएगी। और जब ओज खत्म होना शुरू हो जाता है तो 50 बीमारियां लग जाती हैं। इसके लिए इस कोरोना काल के अंदर एक हम लोग तो गुणीजन हैं तो युक्ति से काम लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक ही हमने सीखा है कुदरत से, और उसका मैंने इस बार सदुपयोग किया कि कुछ लोग आए कि बोले जी बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो मैंने उनको फरवरी में ही कहना शुरू कर दिया था कि भाई च्यवनप्राश का उपयोग कंटिन्यू करिए। और उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया तो मैंने ये अवले बनाया, जैसे काढ़ा सब लोग बनाया, बहुत सारी चीज़ें सब लोगों ने, इम्यूनिटी बूस्टर बनाया। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक विचार रहा कि जब एक सीक्वेंस है रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि और वीरज की, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और ऐसा एक अवले तैयार होना चाहिए कि जो सब लोग खा सके। तो वो मैंने एक अवले तैयार किया जिसको बहुत लोगों को दिया, और जो पॉजिटिव होने के बाद भी होम क्वारंटाइन थे वो लोग लगभग काफ़ी नेगेटिव आ गए, ठीक हो गए जी। तो जो मॉडर्न मेडिसिन उनको दी गई वो अपनी जगह थी, वो उन्होंने ही नहीं छोड़ी कि भाई बुखार आ जाए तो पीसीएम ले लो, पैरासीटामोल ले लो जी। हमने उनकी जगह संजीवनी वटी दी जी, संसमनी वटी दी, गिलोय घनवटी दी, तुलसी दी, दालचीनी लौंग काली मिर्च का काढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ में ये अवले दिया। तो जो एक आपके पास काफ़ी सज्जन आए हैं उन्होंने भी अवले यूज़ किया, प्रयोग किया और घर में प्रयोग करवाया जी। तो एक व्यक्ति अगर वहाँ पॉजिटिव आ गया तो बाकी सब लोगों को डर हो गया जी, तो उनको वहीं कमरे में आइसोलेट कर दिया। लोग तो डिप्रेशन में चले गए हैं, कोरोना को तो ऐसी दहशत कर दी गई है। खैर बहुत अच्छी बात वैद्य जी, तो आपने ना ब्रह्म रसायन का उपयोग करके ये अवले तैयार किया गया और इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। वेरी गुड। तो हम अध्यक्ष जी बताएंगे अब आगे कैसे क्या करना ऐसा है। एक तो एक विषय और अपन इसमें टच कर लें, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उन्होंने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और ये डाल करके भी अपना नुकसान भी कर रहे हैं और समाज का भी कर रहे हैं जी। तो एक तो ये भी संदेश जाना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा अपने जो जिसको अपन जैविक कृषि की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, पर्माकल्चर की, क्योंकि जैविक चीजें ही इन सारी औषधियों में यूज होता है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि शहर के लोग थोड़ा गांव से जुड़े, क्योंकि गांव जाओ देखो तुम्हें क्या दे रहा है। गांव में कोरोना बहुत कम पहुंचेगी, बहुत कम पहुंचे। गांव में कोरोना पहुंचा ही नहीं पहुंचा नहीं। बाद में बहुत लोग, बहुत गांव अभी तक ऐसे हैं जहां एक भी केसेस नहीं। देश जिन देशों में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी चाइना से, वहां नहीं पहुंचा। वहां अफ्रीका में मेरी कई एम्बेसडर से बात हुई, वहां पे नहीं पहुंचा कोरोना। बोले भाई वी डिडंट हैव एनी डायरेक्ट फ्लाइट्स, तो हमारे को कोरोना आया नहीं। तो ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक और जो विषय है कि अब ये जो अंतरराष्ट्रीय गुणीजन खोज अभियान हम लोग इसको कर रहे हैं, इसमें हम चाहेंगे आपके जिले में, आपके गांव में, आपके कस्बे में जो भी ऐसे गुणीजन हों उनको आप लोटस टावर टीवी के साथ जोड़िए, हम लोगों के साथ जोड़िए। हम लोग उनको सम्मानित करना चाहेंगे। जैसे वैद्य जी आपने ये जिम्मेदारी पहले उसमें ली कि दिल्ली के गुणीजनों को पहले अपन जोड़ना चाहिए जी जी। तो दिल्ली में बहुत बड़ी दिल्ली है और दिल्ली एनसीआर से शुरू करने के बाद पूरे भारत में फैल सकता है लोग। तो हम लोग ऐसे गुणीजनों को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उनको आमंत्रित करें, जुड़ें और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और गुणीजन की जो सिंपल सी परिभाषा है, जैसे वैद्य जी है, वैद्य जी से उनके जो आसपास का मोहल्ला है वो बता देगा कि वहां पे वो गुणीजन रहता है। क्योंकि जैसे ही आप पूछोगे अरे अच्छा वो वैद्य जी, हाँ जैसे वो वैद्य जी है वहां पे, या वहां पे पहलवान जी है वो जो मोच हड्डी ठीक करते हैं, ठीक है। तो गुणीजन की पहचान उसका जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप बता देता है, क्योंकि खुशबू वो उनसे लाभान्वित हुए हैं जी। तो अंत में वैद्य जी जो आप संदेश कुछ देना चाहें इसके माध्यम से, कोई विशेष संदेश कि किस तरीके से रोज आपने अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, एक दो टूल ऐसे शब्द जो लोग देख रहे हैं उनको भी फायदा हो सके। एक मजिस्ट्रेट भी देख रही हैं हमें, और काफ़ी हमारे जो बच्चे हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के स्टूडेंट हैं वो कोलकाता से आपको देख रहे हैं। मतलब इस समय हर प्रदेश से कोई ना कोई आपको देख रहा है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तक कि इटली से भी लोग देख रहे हैं आपको। बहुत अच्छा। इस समय। सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। कि अभी हम लोग ईश्वर की कृपा से इस कोरोना महामारी से बचे हुए हैं जी। और अगर आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखेंगे, जी, सबसे पहले मानसिक रूप से, सबसे पहले सर्वप्रथम अपने आप को मेंटली, जी, मानसिक रूप से मजबूत रखेंगे तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो भी अपने घर में उपलब्ध हैं वो सुपाच्य हों, वो पच जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा और कोरोना जैसी महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो सबसे मुख्य संदेश ये है कि जो भी ईश्वर ने हमें अभी उपलब्ध किया है या कराया है हमारे घर में, जो सुलभ है, उसको खूब चबा चबा के खाएं, ईश्वर भजन करें, सनातन पद्धति को अपनाएं, शाकाहारी रहें और नित्य नियम अपने पूरे रखते हुए अपने कार्य को करें, तो ऐसी महामारी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पक्का है जी। मैंने अब तक जितने भी पेशेंट बन के आए हैं उनका सबसे पहले मानसिक इलाज किया। वाह। कि भाई आप अपने आप को बीमार मत मानिए। जी जी जी। गुणीजनों को किस तरीके से इंडो यूरोपियन चैम्बर जो आगे बढ़ाएगा, जैसे वैद्य की और आपकी जो बातचीत चल रही है उसमें इंडो यूरोपियन चैम्बर का किस तरीके से क्या रोल होगा और कैसे लोग आपके साथ? देखिए, हमारा जो ये इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ मूवमेंट है ऑलरेडी ये 125 देशों में पहुंच चुका है जी। क्योंकि हम लोग इसको 2005 के बाद हमने नियमित जितने भी विश्व में गुणीजन हैं उनको हमने इसके साथ जोड़ा जी। इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, पुर्तगाल में, यूएस में, ब्राजील में, उरुग्वे में, आप सब जो है देख सकते हैं कि इतने हमने हजारों लाखों लोगों को, यहाँ तक कि हमने लोगों को सब घी बनाना सिखाया। क्या बहुत सारे लोग अब देसी घी बनाते हैं वहाँ पे विदेशों में और खिचड़ी खाते हैं यूरोप में मूंग की दाल के मूंग की दाल। क्या बात। वो लोग यहाँ से औषधियाँ ले जाते हैं और खुद जो है कच्ची औषधि, मतलब ये जो रॉ हर्ब्स ले जाते हैं, फिर वहां पे वो अपने हिसाब से मिला के कूट पीस के, जो आप जैसे गुणीजनों ने उनको सिखाया, नीम तुलसी करके सब ये सब करके सब उन्होंने किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सम्मानित करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गुणीजन को वो तो गुणीजन तो है ही है, क्योंकि वो जो काम करने लगा है प्रकृति में, आसपास अपने आप खुशबू आती है। हमारा काम, पहला काम उसको सम्मानित करना है। दूसरा, उनके रास्ते में बहुत सारी व्यवधान आ जाती है। व्यवधान ये आता है क्योंकि जैसे अभी हाल ही में रामदेव जी के साथ में, पतंजलि के साथ में हुआ, लोगों ने उसमें कोई खोजबीन किया नहीं, रिसर्च किया नहीं, उठा करके जो है आपने नोटिस सर्व कर दिए। क्योंकि सरकार जो है, सरकार का गुणीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सरकार आज भी हमें ब्रिटिश, जैसे लॉर्ड मैकाले हमें एजुकेशन सिस्टम दे गए हैं, उसी में ही पले हुए लोग अधिकारी बने हुए हैं। नेता तो बेचारों को कईयों को पता ही नहीं होता, 5 साल बीत गए, सांसद है क्या करना है, विधायक है क्या करना है। जो बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी इसको समझती नहीं है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है उसके लिए गांव का क्या मालूम है। यहाँ प्लानिंग नीति आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति, हमारे 124 जिले बैकवर्ड, पहले उसको पिछली सरकारें बैकवर्ड कहती थी, ये वाली सरकार ने उसका नया नामकरण कर दिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें हमने एक और काम शुरू कर दिया है, हम 124 बच्चों को पीएचडी करवा रहे हैं। वाह। जैसे अभी एक उदाहरण ले लें हम, हरिद्वार बताइए, जहां पे आदि अनादिकाल से कुंभ रहा है, वो कैसे बैकवर्ड जिला हो सकता है और कैसे रह गया बैकवर्ड, किन मापदंडों पे? जिसको देवताओं की भूमि कहा देव भूमि के साथ हो ही नहीं सकता भाई। 4 जगह हमारे यहाँ कुंभ होते हैं, उसमें से ये कैसे हो गया बैकवर्ड? प्लस इसने हरीश रावत एक मुख्यमंत्री दिया, उसके बाद निशंक जी भी इसी इलाके से मुख्यमंत्री आए, आज की डेट में वो एचआरडी मिनिस्टर है, तब कैसे बैकवर्ड? ये बड़ा सोच का विषय है, इसमें गुणीजनों को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेना है। दूसरा, इतने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हो गए जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, ये वो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने भी वहीं पे बड़ा सारा हुआ, उसके बावजूद जिनके 6700
से ज्यादा अध्ययन केंद्र हैं, शक्तिपीठ है पूरे विश्व में, हरिद्वार कैसे बैकवर्ड रह गया? तो ये जो 124 जिले बैकवर्ड हैं, बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं। लेकिन इस समय हमारा तो अंतर्राष्ट्रीय गुणीजन के टॉपिक ये गुणीजनों का ही काम है जी, ये गुणीजनों का कार्य है कि इन 124 जिलों को भी वो आगे ले जाएं। जी, ये अब स्पष्ट कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये सरकार की एक कागजी कार्रवाई तो हो सकती है। हाँ। कि वो कुछ वहाँ बेनिफिट देना चाहते हैं या वहाँ से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। मुझे तो सीधा सीधा लगता है तो अपन इस बात को ये समझे कि जो केवल एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जी और किसी को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दे, किसी को और कुछ डिक्लेयर कर दे, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अपन लोग प्राकृतिक हैं और प्रकृति पुत्र हैं। गांव के साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणीजन आज हमारे जो आपका जो चैम्बर है और आपके माध्यम से मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि वो हमारे गुणीजन जो आपने अयोध्या में बताया 182 ब्लॉक्स, उसके अंदर हम 182 गुणीजन तैयार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राजस्थान के अंदर गुणीजन बहुत है, मैं देख के आया हूँ। हमारे उदयपुर में गुणीजन संघ बना हुआ है। गाँव के अंदर जो फार्मेसियों में काम कर रहे हैं, जो 60-60 साल जिन्होंने औषधियाँ तैयार करी, क्या उनके अंदर गुण नहीं है? अंडर में काम करना अलग बात है, काम जिसने किया वो तो गुणीजन है ना। उस प्रतिभा को हम आगे लाएंगे और ये सरकार की कागजी कार्रवाई को हम कहेंगे कि भाई इसको आप अपने तक रखो, हमें आप क्या दे रहे हो, ये हमारे गुणीजन है। वैद जी, हमें इसमें भी लोकल लोगों को आगे लाना चाहिए। जैसे आपके ऊपर बैकवर्ड, आज की डेट में, पिछले समय बैकवर्ड होने में बड़ा होता था। मैंने देखा बहुत सारे लोग किसी भी तरह से मुझे बैकवर्ड कर दो क्योंकि हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये बैकवर्ड जिलों को क्योंकि धन अधिक जाता है। अब जैसे मैं अलग अलग खोज कर रहा हूं, अब विदिशा है, विदिशा भी बैकवर्ड है। विदिशा जिसने शिवराज सिंह चौहान को जन्म दिया, वहां से वो सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद सुषमा स्वराज जो प्रधानमंत्री की कैंडिडेट थी वो भी जो है वहां से सांसद रही। इन सब के होते हुए, इतने महारथियों के होते हुए कैसे विदिशा बैकवर्ड रहा? इसी तरह से हर वो जिला जो बैकवर्ड है, कंठ सुधारक वटी को, हाँ, जो सुधारक वटी इसमें हमने बैकवर्ड्स को बहुत काम किए क्योंकि हम नहीं चाह रहे विश्व गुरु भारत में एक भी जिला पिछड़ा। बैकवर्ड सब हटना चाहिए साहब। किसी भी गांव में कोई बीपीएल रहे, बैक बिलो पॉवर्टी लाइन किसी गांव में है, तो वो गांव के लिए, आपके घर में कोई भूखा है तो आपका दोष है। एक सवाल ले लेते हैं तब तक, जब तक तिवारी जी क्या कहते हैं हमारे साथ। आपने अभी अभी जिनको कुछ समय पहले जैसे उनको ये एहसास हो रहा था कि भाई मुझे बुखार है वो, और वो डर गए थे कि भाई कहीं कोरोना तो नहीं है, तो हम उनके पास 1 मिनट के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप क्या कहते हैं अभी वैद्य जी के पास आए हुए हैं, गोपाल जी के पास, तो थोड़ा तेज बोलेंगे क्योंकि माइक दूर है और आप यहाँ पर हैं। तो आपको गोपाल जी से मिलकर कैसा महसूस हुआ, और जब इनसे मिले तो उससे पहले आपको जैसे डर था कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तब आपकी कैसी फीलिंग थी? नहीं, मेरे को वैद्य जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा जी, और उनके जो बताए गए नुस्खे और जो औषधियाँ उन्होंने दी उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। कितने दिन पहले की ये घटना है? ये घटना करीब 10 दिन के आसपास की है। अच्छा, तो आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस समय तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है? जी जी। और वो, लेकिन आपके आसपास के लोग तो कोरोना के नाम से काफ़ी डर गए होंगे, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं फटाफट हॉस्पिटल चला जाऊं, मैं वैद्य जी की रेमेडी क्यों अपना रहा हूं? बताइए। नहीं, मेरे को हॉस्पिटल तो कभी जाना ही नहीं था क्योंकि हमें ऐसा अपने अंदर लग ही नहीं रहा था। बस एक छोटा सा भय था, वो वैद्य जी के दवाइयों से हमारा बिल्कुल वो भी निकल गया। जी, आप आए थे तब तो बड़े मानसिक रूप से बड़े विक्षिप्त थे कि भाई मेरे को क्या हो गया। घर में पत्नी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कोरोना हो तो नहीं गया।
तो मैंने उसी हिसाब से कि भाई थोड़ा मैंने भी सेफ्टी ली कि भाई पॉजिटिव तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव हो गए तो आपके संपर्क में आने से सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है जी। उसका संक्रमण होना जरूरी है। अब मौसम चल रहा है, मौसम के हिसाब से भी बुखार आ गया, तो एक भय पैदा होने की वजह से लोगों के अंदर मानसिक विकार आ गया कि मुझे कहीं कोरोना नहीं हो गया। तो सबसे पहले मैंने इनकी काउंसलिंग करी, नब्ज देखी, बिल्कुल हर चीजें नॉर्मल थी। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो आप अपने मन से ही निकाल दो कि आपको कोरोना वायरल कोई फीवर है, फीवर है, और उसकी औषधियाँ दी। दूसरी बात है कि ये एक विशेष अमले बनाया जो हम अपने इम्यूनिटी को या अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए जनरली हम लोग मिला के देते रहते हैं। वो मैंने इनको स्वाभाविक रूप से दिया कि भाई आप ये यूज करिए। आधा चम्मच इन्होंने सुबह शाम खाया तो आपके सामने आज स्वस्थ बैठे हुए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की जो धर्मपत्नी इनकी डर रही थी, मैंने उनसे बात करी कि भाई आप क्यों डर रहे हो, मतलब आप अपने जो भी आपके लोग मरीज होते हैं उनके परिवार से भी बात करते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला मेरा धर्म है कि जो मेरे पास आया है मैं उसको स्वस्थ करूं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और साथ में परिवार को भी। क्यों कि वहाँ माहौल बन चुका है कि हमारा एक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से हम भी हो जाएंगे, आइसोलेटेड कर दिया। भाई ऐसा नहीं है, उसका उपचार अलग कमरे में करो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आज जो हॉस्पिटलों में दिक्कत आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं। घर में कम से कम आदमी अपने परिवार के साथ रहते हुए इन औषधियों का सेवन कर रहा तो वो ठीक हो रहा है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना से डरिए मत और अपना आराम से क्या कहते हैं अच्छे ढंग से इलाज लीजिए और ज्यादातर आयुर्वेद की तरफ जाइए। आयुर्वेद की तरफ जाइए और घर में रहिए जब तक कि वेंटिलेटर की जरूरत ना हो, तब तक किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर भी कपूर है, उसको डाल के भाप लीजिए, वो आपका वेंटिलेटर है। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। लौंग 2 लौंग पानी के अंदर उबाल के उसकी भाप लीजिए, वो आपका वेंटिलेटर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या है, थोड़ा सा माहौल ऐसा बना दिया, हम जितनों को समझा सकते थे उतना समझाया। वेंटिलेटर मशीन बेचने का जो है अच्छा खासा हमारी एक अवॉर्डी है सपना बरवा, वो भी देख रही हैं आपको और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आज चलते चलते बहुत ही अच्छा आपके साथ आज की वार्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय गुणीजन और गोपाल कृष्ण जैन जी वैद्य जी के साथ जो वार्ता रही, आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के विजय तिवारी जी और आदरणीय हमारे जो इतने अच्छे वैद्य, जो आपने इतनी चीज़ें बताई, वो लोग तो बड़े जिज्ञासु हैं। कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी कि वो कैमरे पर आ जाएं, तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपकी वार्ता के बीच में मैं नहीं चाहती थी कि वो चीज़ छूटे जो लोग जानना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको कैमरे पे इनवाइट नहीं किया। अब इसी तरीके से इंडो यूरोपियन चैम्बर के साथ और आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणीजन जो खोज महासंघ जो आप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए बधाई देते हुए जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे। तो तिवारी जी, लोटस टावर टीवी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सुना और इससे लाभान्वित हुए, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आगे भी ऐसी चीज़ों से हम आपको लाभान्वित करते रहें और आपके स्वास्थ्य को बचाने की कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम, नमस्ते। जी जी।